कल लास्ट में किलैट लिगेंड और उभयदंती लिगेंड कर लिया था और इसके बाद आगे है अब उपसहसंयोजन संख्या। तो सबसे पहले उपसहसंयोजन संख्या की परिभाषा है, किसी उपसहसंयोजन यौगिक के द्वारा केंद्रीय धातु से लिगेंड के द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजन बंधों की जो संख्या है वो क्या होगी, उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन बंध की संख्या होगी उपसहसंयोजन संख्या। जैसे एग्जांपल है K4 FeCN का होल 6। तो इसके अंदर समन्वय मंडल है जो ब्रैकेट वाला FeCN का होल 6। Fe केंद्रीय धातु है इसके अंदर और इसके साथ Cn जो लिगेंड है इसके द्वारा बनाए गए बंध कुल 6 है। एक इसकी दंतुता है, एक दंतुक लिगेंड है और 6 ये है खुद। तो 6 × 1 तो कुल मिला के संख्या आएगी 6। तो उपसहसंयोजन संख्या इसके अंदर इसकी K4 FeCN होल 6 की हो जाएगी 6। तो इसी प्रकार अन्य एग्जांपल जैसे है Cu NH3 का होल 4। तो इसमें Cu NH3 का होल 4 है। NH3 जो है एक लिगेंड है और NH3 एक दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक के लिए 1 और इसकी संख्या है 4। तो कुल मिला के आ गया 4। तो इसके अंदर इस यौगिक की उपसहसंयोजन संख्या होगी 4। नेक्स्ट एग्जांपल है AgCN का होल 4। तो AgCN का होल 4 है। तो Ag के अंदर साइनाइड एक दंतुक लिगेंड है तो 1 × 4 इसकी संख्या है 4। तो कुल मिला के संख्या आ गई 4। तो उपसहसंयोजन संख्या इसकी भी होगी 4। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है COEN का होल ट्राइस पॉजिटिव 3। ये EN है एथिलीन डाइएमीन और एथिलीन डाइएमीन एग्जांपल है एक द्विदंतुक लिगेंड का। अब द्विदंतुक लिगेंड का जो एग्जांपल है तो उसकी दंतुता होगी 2 और संख्या इसकी है 3। तो कुल मिला के आ गई 6। तो इस एग्जांपल की उपसहसंयोजन संख्या जो है वो होगी 6। इसी प्रकार एग्जांपल अपने को दे दिया जाए CO ADTA -3 जो है ADTA -3 का हो और इसकी संख्या 2। तो ADTA जो है उपसहसंयोजन दंतुता इसकी कितनी है ADTA -3 की 5। तो 5 × 2 तो कुल मिला के उपसहसंयोजन संख्या की बंधों की संख्या हो जाएगी 10। तो उपसहसंयोजन संख्या हो जाएगी इसकी 10। ये तो होगी उपसहसंयोजन संख्या। इसके बाद नेक्स्ट उपसहसंयोजन संख्या के बाद आएगा उपसहसंयोजन यौगिक जो है इसके 2 पार्ट हैं। जैसे मेन एग्जांपल जो है पहला K4 FeCN का होल 6। अब इसमें 2 पार्ट है, एक तो होल ब्रैकेट वाला और एक दूसरा। जो होल ब्रैकेट के अंदर है इसका तो नाम होगा समन्वय मंडल और जो दूसरा पार्ट है जो बाहर रहेगा ब्रैकेट से इसको बोलेंगे आयनिक मंडल। आयनिक मंडल। तो ये पूरा उपसहसंयोजक यौगिक है। उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर आयनिक मंडल जो है वो तो पूर्णतः आयनिक होगा, जबकि समन्वय मंडल जो है वो अंदर से बिल्कुल भी आयनिक नहीं होगा। अब समन्वय मंडल जो है जिन जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है उन तत्वों का परीक्षण नहीं देगा, जबकि आयनिक मंडल में जो जो तत्व है वह उन सभी तत्वों का परीक्षण देगा। इसके बाद एग्जांपल जैसे K4 FeCN6 के अंदर ये हो गया आयनिक और ये समन्वय मंडल। नेक्स्ट एग्जांपल है FeNH3 का होल 2 Cl। अब इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले बताया कि जो ब्रैकेट है वो तो है समन्वय मंडल।
और जो बाहर वाला पार्ट है वो कौन सा है, आयनिक मंडल। अब पहले चाहे कौन सा भी आ जाए, अब इसमें पहले ब्रैकेट नहीं है तो ये आयनिक है, अब इसमें बाद वाले में ब्रैकेट नहीं है तो ये कौन सा हो गया, आयनिक। जिसमें ब्रैकेट है वो तो समन्वय वाला मंडल होगा और जिसमें ब्रैकेट नहीं है वो आयनिक मंडल होगा। ये हो गया आपके समन्वय मंडल एवं आयनिक मंडल। इसके बाद एक नाम आता है समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक। तो समन्वय बहुफलक जो है, केंद्रीय धातु जो होती है उसके साथ लिगैंड जो एक निश्चित दिक् स्थान व्यवस्था में जुड़े हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक। परिभाषा है वापस से, केंद्रीय धातु से लिगैंड एक निश्चित दिक् स्थान व्यवस्था में जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक। अब समन्वय बहुफलक जो है, सबसे पहले यदि लिगैंडों की संख्या 6 है, लिगैंड की संख्या 6 है तो समन्वय बहुफलक जो है वो कैसा बनेगा, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय जो है इसकी आकृति कैसी होती है, ज्यामिति, ये धातु लिगैंड, एक बना लो पहले वर्ग, दो, तीन, चार, चार तो लिगैंड की होगी, पांचवा एक की, छठा एक, सारे लिगैंड जोड़ेंगे, लिगैंड की जगह लिखा है L। अब इनको आपस में जोड़ दो, ऊपर से नीचे वाला एक ये ट्रायंगल बन जाएगा और एक नीचे से ऊपर। तो ये जो ज्यामिति है कौन सी होगी, अष्टफलकीय। समन्वय बहुफलक के अंदर कुछ ज्यामिति है, निश्चित दिक् स्थान व्यवस्था में जुड़ेंगे तो उसे एक ज्यामिति बनेगी। जैसे 6 लिगैंड है तो ज्यामिति बनेगी अष्टफलकीय। अब इसके बाद यदि अपने पास लिगैंड जो है उनकी संख्या है 5, तो 5 है तो या तो अपने साथ ज्यामिति आकृति बन सकती है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय की बनानी है आकृति तो एक धातु होगी मेटल M, लगाने हैं लिगैंड कितने 5, लिगैंड की संख्या 5 है तो त्रि का मतलब 3 और द्वि का मतलब 2, तो 3 का तो एक कोना होगा और 2 पिरामिड। पिरामिड हमेशा एक ऊपर और एक नीचे लगाना है। तो सबसे पहले तो एक त्रिकोणा बनाना है आपको, तो त्रिकोणीय बनाने के लिए ये रहा आपका त्रिकोण। इसके बाद दो इसमें जोड़ने हैं लिगैंड, ऊपर और नीचे ये पिरामिड, 1 2 3 ये चौथा और ये 5। तो नाम से स्पष्ट है त्रिकोणीय, तो ये एक तो त्रिकोणा हो गया, 120 डिग्री कोण पर होंगे, और एक है द्विपिरामिडीय, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसमें 5 लिगैंड है, आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसके बाद 5 जो है, यदि 5 लिगैंडों की संख्या होगी तो आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय के अलावा दूसरी एक और बन सकती है जिसका नाम होगा, 5 यदि लिगैंड हो तो एक और आकृति बन सकती है जिसका नाम है वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय। तो वर्गाकार पिरामिडीय के लिए सबसे पहले एक वर्ग बनाना है, ये बीच में धातु, इसके साथ ये बंध बनेंगे, 1 2 3 4 और एक पिरामिड या चाहे ऊपर दिखा दो चाहे नीचे। तो 5 लिगैंड दिखाने हैं, 1 2 3 4 5। ये जो बंध है इनकी संख्या 5 होनी चाहिए।
यदि कोई द्वितंतुक लिगैंड है तो उसमें संख्या लिगैंडों की कम हो जाएगी, बंद होते ही रहेगी। तो ये जो आकृति है ये कौन सी होगी ज्यामिति? वर्गाकार पिरामिडीय। इसके बाद यदि लिगैंड या उपसहसंयोजन संख्या जो है वो 4 हो तो दो प्रकार की आकृति ज्यामिति बन सकती है। एक तो बनती है चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय जो है प्रत्येक लिगैंड जो है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट की कोण पर होता है। सबसे पहले मेटल है, एक ऊपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 लिगैंड जोड़ने थे आपस में, ये चतुष्फलकीय एल लिगैंड हो गया एक बन, दूसरा, तीसरा लिगैंड और ये चौथा। 4 के लिए एक तो चतुष्फलकीय हो सकती है और दूसरा यदि 4 संख्या हो, उपसहसंयोजन संख्या 4 हो तो एक और आकृति बन सकती है। वो कौन सी होती है? वर्गाकार पिरामिडीय। नहीं, वर्गाकार पिरामिडीय तो पहले आ गई 5 के लिए। वर्गाकार समतलीय, तो वर्गाकार है, समतलीय का मतलब कुछ नहीं लगाना साथ में, अकेला वर्ग है तो एक वर्ग बना लो सीधा सा। और धातु होगी केंद्र में, 4 बंद दिखाने हैं, ये दिखा दिए 4 बंद। प्रत्येक लिगैंड दिखा दो एल से, तो ये आपकी ज्यामिति बनेगी कैसी? वर्गाकार समतलीय। इसके अंदर तो है वर्गाकार पिरामिडीय, तो ऊपर लगा दिया, चाहे इसमें नीचे लगा दो, एक लगाना है। यदि यहाँ आए वर्गाकार द्विपिरामिडीय तो वर्ग बना लिया और साथ में क्या लगेंगे? एक ऊपर और एक नीचे, 2 लगा दिए। तो ये तो हो गए समन्वय बहुफलक, एक प्रकार की आकृति है जिसमें समन्वय संख्या 6 हो तो हमेशा आकृति बनेगी अष्टफलकीय, समन्वय संख्या 4 हो तो या तो आकृति बनेगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय और या बनेगी वर्गाकार पिरामिडीय, और यदि समन्वय संख्या 4 हो तो आकृति बनेगी चतुष्फलकीय और या वर्गाकार समतलीय। इसके बाद नेक्स्ट है होमोलैप्टिक तथा हेप्टोलैप्टिक संघ। इसके बाद है होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संघ। तो इसमें परिभाषा होगी इनकी, एग्जाम्पल इनके समझ जाएंगे। जैसे होमो का मतलब होता है समान, और हेट्रो का अर्थ हो गया यहाँ पर अलग अलग, और लैप्टिक का मतलब है लिगैंड। होमो समान और लैप्टिक लिगैंड। ऐसा उपसहसंयोजक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के या सारे के सारे एक समान लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो वो कौन सा संकुल होगा? होमोलैप्टिक। या ऐसा जिसमें अलग अलग प्रकार के, हेट्रो का मतलब भिन्न भिन्न या अलग अलग, जिसमें अलग अलग प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हैं, वो कौन सा होगा? हेट्रोलैप्टिक संघ। जैसे एग्जाम्पल है, होमो की बात करें पहले तो एग्जाम्पल है K4 FeCN6। अब इसमें समन्वय मंडल ये है और समन्वय मंडल में ये Fe तो है धातु, CN साइनाइड ये हो गया इसमें लिगैंड, और इनकी संख्या H है। एक ही प्रकार अकेला साइनाइड, इसके अंदर साइनो जो है लिगैंड है, अकेला है, समान है, एकला, इसलिए होमोलैप्टिक संकुल। नेक्स्ट इसका होमो का एग्जांपल है CuEN का होल ट्वाइस +2। सेम इसी के अंदर EN है एथिलीन डाइएमीन, और एथिलीन डाइएमीन जो है इसकी संख्या दे रखी है 2, लेकिन है तो एक ही प्रकार का, इसलिए ये हो गया होमोलैप्टिक का एग्जांपल। नेक्स्ट ये 2 तो एग्जांपल हो गए होमो के अंदर।
और इसी के अंदर दो एग्जांपल है नेक्स्ट हेटेरो के अंदर। ये दो एग्जांपल तो है होमो के। नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरो की। तो पहले बता चुका हूं कि हेटेरो का मतलब भिन्न भिन्न और लैप्टिक का मतलब यहाँ पर है लिगेंड। ऐसा संकुल जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हो केंद्रीय धातु परमाणु से, तो वो कौन सा हुआ? हेटेरोलैप्टिक संकुल। और हेटेरोलैप्टिक का जो एग्जांपल है वो होगा K4 FeCN का होल 4 Cl2। तो इसके अंदर ये समन्वय मंडल है और ब्रैकेट वाला समन्वय मंडल के अंदर एक तो साइनो जो है वो हो गया लिगेंड और एक हो गया क्लोरो। तो दो अलग अलग क्लोरो ये लिगेंड आ गए, तो इसलिए ये जो संकुल है पूरा ये कौन सा हो जाएगा? हेटेरोलैप्टिक संकुल। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है CrEn का होल ट्वाइस Cl2। तो Cr क्रोमियम है धातु, इसके साथ दो लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक क्लोरो हो गया और एक है एथिलीन डाइएमीन, और जिसकी संख्या है 2। तो दो अलग अलग प्रकार के लिगेंड है, इसलिए ये कौन सा हो गया? हेटेरोलैप्टिक संकुल। ये हो गया आपका होमोलैप्टिक संकुल और हेटेरोलैप्टिक संकुल। इसके बाद बात आती है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो केंद्रीय धातु परमाणु सबसे पहले एग्जांपल वही K4 FeCN का होल 6। तो K4 FeCN का होल 6, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी, इसकी स्पष्ट लिख रखा है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु कौन है इसके अंदर? Fe-फेरस। तो फेरस जो है इसकी आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। अब निकालेंगे कैसे? सबसे पहले तो है परिभाषा। परिभाषा है कि जो संकुल यौगिक आपको दे रखा है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर अन्य सभी को आवेश सहित पृथक कर देने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश बचता है वह उस केंद्रीय धातु की क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था। अब परिभाषा तो ये होगी और निकालते कैसे हैं वो देख लो। अपने को निकाल लिया किसी मुख्यतः। तो K4 पोटेशियम जो है इसके ऊपर आवेश कितना होता है? 1 प्लस 1 कितना होता है? क्योंकि पहले वर्ग का तत्व है पोटेशियम और पहले के अंदर आवेश आएगा प्लस 1 संख्या में, दूसरे वाले में 2 आता है, 13वें वर्ग वाले में कितना आता है? 3, 14वें में 4, 15वें में वापस से -3, 16वें में -2, 17वें में -1 और 18वें में आवेश होता है 0। तो सबसे पहले पोटेशियम है, पोटेशियम पहले वर्ग का तत्व है, संख्या है इसकी 4। तो 4 इंटू आवेश इसके ऊपर होता है K के ऊपर प्लस में 1, तो 4 इंटू 1। निकालनी किसकी है? फेरस की। जिसकी निकालनी है उसको मान लो X। तो एक तत्व के बाद दूसरे तत्व आए उसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। तो K है, इसके ऊपर आवेश होता है प्लस में 1, तो 1 लिख लिया। संख्या इसकी 4, तो 4 इंटू से गुणा कर लिया, प्लस दूसरे तत्व आ गया फेरस। तो Fe के लिए निकालनी है तो इसके लिए लिख लिया X प्लस ये है Cn। साइनो जो है एक लिगैंड है और लिगैंड जो है Cn इसके ऊपर आवेश कितना होता है? -1। तो -1 इसके ऊपर आवेश है और संख्या इसकी कितनी है? 6 इक्वल टू, यदि इस पूरे लिगैंड पर कोई आवेश हो तो वो लिख दो, यदि इस पर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ लिखना है 0। तो इस प्रकार 4 इंटू 1 4 प्लस x -6 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू संख्या आ जाएगी पॉजिटिव 2। तो केंद्रीय धातु परमाणु इस एग्जांपल में फेरस Fe है और Fe की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितनी आएगी? +2। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का एग्जांपल है Pt NS3
Cl3। तो निकालनी है केंद्रीय धातु की, और केंद्रीय धातु इसके अंदर है प्लेटिनम Pd, तो इसको मानोगे क्या X। अब इसके बाद दूसरा तत्व जो है या अणु परमाणु जो भी है, प्लेटिनम के बाद अपने आए अमोनिया पर, एमीन पर, NH3 पर। NH3 से पहले क्या लगाएंगे X। अमोनिया पर आवेश कितना होता है NH3 पर 0। आवेश अमोनिया पर कल जो लिगैंड पढ़े थे अपने ने, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतु, पंच और षड्दंतुक, उसके अंदर ये लिगैंड दिए हुए हैं कि इनके ऊपर आवेश कितना है, इनकी दंतुता कितनी है। तो उसके हिसाब से एक दंतुक लिगैंड है NH3 और इसके ऊपर आवेश होता है अमोनिया पर 0। तो 0 है, इसकी संख्या दे रखी है 3, तो 0 आवेश है, तो आवेश गुणा करेंगे 0 × 3 प्लस वापस आगे गए तो क्लोरीन एक हैलोजन वर्ग का तत्व है और हैलोजन पर आवेश कितना होता है -1। तो Cl जो है -1 इस पर आवेश होता है। संख्या Cl की दे रखी है 3 इक्वल टू, कोई भी ऊपर आवेश नहीं है तो 0। तो X प्लस ये तो हो गया 0 प्लस प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। देन X इक्वल टू कितना आ गया +3। तो इसके अंदर प्लेटिनम जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +3। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का। नेक्स्ट एग्जांपल है NiCN का होल 4 -2। अब इसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। निकालेंगे किसकी? हमेशा केंद्रीय धातु की निकालते हैं, और केंद्रीय धातु कल ही बताया था कि या तो एक लोक का तत्व हो और या सामान्य मंडल के अंदर वह तत्व जिसकी संख्या सबसे क्या है कम। तो ये होगी केंद्रीय धातु, और केंद्रीय धातु की निकालनी है तो इसे निकल को तो अपने मानेंगे X प्लस Cn साइनाइड पर आवेश कितना होता है -1 पर, और कुल संख्या इसकी कितनी है 4 को गुना कर दिया × 4 इक्वल टू, लास्ट में कोई तत्व नहीं है तो इक्वल टू लगा लिया। अब इसके ऊपर आवेश आया -2, तो लास्ट में इक्वल टू क्या लिख देंगे -2। तो X प्लस माइनस -4 इक्वल टू -2। तो X इक्वल टू कितना बचेगा +2। तो इसके अंदर निकल जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी +2। नेक्स्ट इसके बाद एग्जांपल है प्लेटिनम Py का होल 4 प्लेटिनम Cl4 ये एग्जांपल है। इसमें दोनों भाग जो दे रखे हैं समन्वय मंडल के दे रखे हैं। पहले बताया जा चुका है समन्वय मंडल एक यौगिक जो उपसंयोजक यौगिक है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक समन्वय मंडल होता है दूसरा आयनिक। लेकिन इसके अंदर दोनों को ही होल ब्रैकेट में लेकर, दोनों होल ब्रैकेट में है तो दोनों के दोनों कौन से पार्ट है समन्वय। आयनिक मंडल इसमें है, आयनिक मंडल नहीं है तो इसका नामकरण करेंगे कैसे। अब प्लेटिनम की संख्या भी इसमें 2 है, एक ये रही दूसरी ये। अब कौन सी धातु की निकालनी है तो दोनों की औसत के रूप में निकालेंगे। तो इसके निकालने हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लेटिनम की। तो X प्लस पेरिडिन जो है इस पर आवेश कितना होता है 0 × संख्या इसकी 4 प्लस जस्ट इसके बाद कौन आ गया वापस से प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को क्या मान रखा है पहले X, तो वापस से X प्लस Cl पर आवेश कितना होता है -1 और संख्या इसकी कितनी है 4 इक्वल टू कोई भी आवेश इन पर नहीं है तो क्या लगाएंगे 0। तो X प्लस 0 प्लस X -4 इक्वल टू कितना होता है 0। तो 2X
इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू +2, यानी कि इसमें प्रत्येक प्लेटिनम जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई +2। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीकरण अवस्था का CO होल 6। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे किसकी? पहली बात ये C और इसके नीचे छोटा ओ लिखा है तो ये तो है कोबाल्ट, और ये दोनों कैपिटल O है तो ये क्या है? कार्बन, CO। तो इसके ऊपर CO इसकी निकालनी है तो इसको तो मान लिया X प्लस कार्बोनिल CO जो है इस पर आवेश होता है कितना? 0। तो 0 × 6 ये तो अपने आप 0 हो गया, इक्वल टू इसके ऊपर कोई संख्या है नहीं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? 0। तो इस एग्जांपल में कोबाल्ट जो है ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है? 0। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O का होल 4 CO NH2 NO2 CO NH3 का होल 4 Cl4। अब इसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए केंद्रीय धातु की। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु है कौन सी? तो ये भी H2O लिगेंड है, इसका नाम होगा एक्वा। ये है एमिडो जो NH2 है, ये आपके पास क्या हो गया? NO2 नाइट्रो हो गया, एमीन है, क्लोरीन है वापस। तो यहाँ पर जो धातु है ऑक्सीकरण अवस्था उसी की निकाली जाएगी। तो सबसे पहले एक्वा H2O जो है इसके ऊपर आवेश कितना होता है? -1। तो -1 नहीं, H2O पर आवेश होता है 0। तो 0 × संख्या इसकी दे रखी है 4 प्लस निकालनी है कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट को मान लिया x प्लस NH2 है एमिडो तो इसके ऊपर आवेश होता है कितना? -1। वापस से प्लस, इसके बाद ये बच गया NO2 पर आवेश होता है -1। संख्या में कितनी है? 1 इसलिए गुणा किसी से किया नहीं। प्लस CO कोबाल्ट, वापस से कोबाल्ट को क्या मानेंगे? x प्लस NH3 पर आवेश कितना होता है? 0। 0 × संख्या कितनी दे रखी है? 4। वापस से प्लस Cl जो है इस पर आवेश कितना होता है? -1। संख्या कितनी है? 4 इक्वल टू लास्ट में कोई भी आवेश नहीं है तो क्या लिखना है? 0। तो 0 प्लस x -1 प्लस x प्लस 0 -4 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद है x और x तो हो गए 2x, तो 2x इक्वल टू -1 और -4 कुल मिला के वही साइड -6 तो उस साइड जाएंगे तो प्लस के 6। तो x बराबर यहाँ पर तक कितना आएगा? +3। तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? +3। इसकी और इसकी दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी बताएंगे? +3। ये तो होगी आपकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल। ऑक्सीकरण अवस्था होगी। इसके बाद अब आगे है उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। आगे नेक्स्ट है उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण करना है, उसके कुछ स्टेप है। सबसे पहला
धनायनिक भाग का नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद पहला पॉइंट है कि धनायन जो है, धनायनिक भाग का नाम पहले और उसके बाद किसका लिखेंगे, ऋणायनिक भाग का। तो एक जो उपसहसंयोजक यौगिक है उसके अंदर दो मंडल बताए थे पहले, एक समन्वय मंडल और एक आयनिक मंडल। जैसे एक वही एग्जांपल K4 FeCl6। अब इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो पार्ट कौन सा है, समन्वय मंडल, और ये जो ब्रैकेट से बाहर है वो पार्ट कौन सा है, आयनिक मंडल। तो जो ब्रैकेट में है वो समन्वय बताया हुआ है, बाहर वाला आयनिक मंडल। तो इस यौगिक में जो पार्ट पहले, चाहे समन्वय मंडल पहले आ जाए चाहे आयनिक मंडल पहले आ जाए, जो मंडल पहले आएगा वो भाग माना जाएगा धनायनिक। कौन सा भाग माना जाएगा, धनायन। और जो भाग बाद में आएगा वो भाग कौन सा माना जाएगा, ऋणायन। तो आईयूपीएसी नाम के अंदर जो भाग पहले आएगा उसका नाम क्या लिखना है, पहले, यानी कि पहले आएगा वो धनायन है। और नियमानुसार आईयूपीएसी नामकरण में उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर धनायन का नाम पहले लिखेंगे और ऋणायन का नाम बाद में। तो K4 जैसे है तो इसका नाम पहले, वो भी इनकी धनायन और ऋणायन जो है इनकी संख्याओं का उल्लेख अपने नहीं करते हैं। जैसे K है पोटेशियम, इसकी संख्या 4, तो संख्या बताने की अपने को जरूरत नहीं कि पोटेशियम 4 है, टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिखेंगे पोटेशियम। अब आगे ऋणायनिक भाग ये बन गया पूरा समन्वय मंडल जो है, तो इसके होल ब्रैकेट के नीचे कुछ भी संख्या नहीं है, हो तो भी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर वाले जो लिगैंड है इनकी संख्या बतानी पड़ेगी। इसकी होल ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या यदि है तो उसकी संख्या अपने को नहीं बतानी। धनायन और ऋणायन जो है इनमें से पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा फिर ऋणायन का नाम लिखा जाएगा, लेकिन इनकी संख्याओं का उल्लेख नहीं करते हैं। धनायन और ऋणायन की बात होगी। उसके बाद है उदासीन, यदि कोई संकुल है, जैसे कोई भी एग्जांपल है उदासीन है, मान लिया कि K4 यहां से हट गया और ये अकेला है FeCl6, तो इसके अंदर FeCl6 जो है ये उदासीन पार्ट हो गया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका नाम जो है अकेला एक साथ लिखा जाएगा। Cl का जो भी नाम होगा वो लिख लिया, उसी को जोड़कर Fe का नाम लिखा जाएगा, आगे इसमें नियम आएगा उनके अनुसार। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा है समन्वय मंडल का नाम। सबसे पहले धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। ऋणायन का तो समन्वय मंडल ही हो गया एक प्रकार से। दूसरा, यदि कोई उदासीन है तो उसका नाम एक साथ लिखा जाएगा, बीच में गैप नहीं देंगे। तीसरा पॉइंट है कि समन्वय मंडल का नामकरण। अब समन्वय मंडल जैसे एग्जांपल ले लेते हैं K4 FeCl6 था। अब इसमें समन्वय मंडल ये है। अब इस समन्वय मंडल का नामकरण यदि अपने करेंगे तो सबसे पहले जो लिगैंड है उनका नामकरण किया जाएगा। लिगैंड के बाद किसका नाम लिखेंगे अपने, धातु। सबसे पहले समन्वय मंडल में नाम किसका लिखा जाएगा, लिगैंड का, उसके बाद किसका लिखा जाएगा, केंद्रीय धातु। तो सीधे सा ये एग्जांपल है, एग्जांपल में नाम लिख के देख लेते हैं। कुछ नियम और पड़े हैं वो बाद में देखेंगे। तो पहले समन्वय मंडल का नामकरण, या पहला जो नियम बताया था कि सबसे पहले धनायन का नाम फिर बाद में ऋणायन। तो ये धनायनिक भाग है ये का, तो और ये वाला भाग क्या हो गया, ऋणायनिक भाग। सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, संख्या उसकी बताएंगे नहीं। तो धनायन का नाम क्या है, K, और K किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेशियम। तो इसका नाम हो गया शुरू, नाम लिखेंगे पोटेशियम। ये तो हो गया धनायनिक भाग, पोटेशियम को सीधा ही नाम लिखेंगे। अब बचिए आपके पास ऋणायनिक भाग। ऋणायनिक भाग जो है क्या है, इसके अंदर समन्वय मंडल, और समन्वय मंडल के अंदर क्या बताया है कि पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका लिखा जाएगा, केंद्रीय धातु। अब लिगैंड का नाम क्या है, लिगैंड जो है Cn, और Cn कौन सा लिगैंड है, एक दंतु है या द्विदंतु। तो कल बताया था Cn जो है एक दंतु लिगैंड है जिसके ऊपर आवेश कितना होता है, -1। यदि कोई लिगैंड जो है वो ऋणायन
उसका समापन जो है नाम का वो होता है ओ से। जैसे CN है तो साइनाइड है, इसको लिखा जाएगा साइनो। क्या लिखेंगे इसे? साइनो पोटेशियम। साइनो से पहले इसकी संख्या का उल्लेख करेंगे। संख्या कितनी है इसकी? 6। तो 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्सा। एक के लिए क्या लिखा जाएगा? मोनो। 2 के लिए डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा ऐसे लिखते हैं। तो 6 के लिए संख्या के लिए क्या आएगा? हेक्सा। हेक्सा। अब एक साथ लिखा जाएगा ये पूरा नाम हेक्सासाइनो। अब नाम लिखना है किसका? केंद्रीय धातु का। केंद्रीय धातु जो है इसका नाम क्या है? Fe, फेरस है। लेकिन यहां क्या लिखा जाएगा? यदि केंद्रीय धातु जो है ऋणायनिक भाग में आती है तो इसका नाम 8 लगाकर समापन किया जाएगा। तो Fe फेरस है तो इसका नाम लिखेंगे साइनोफेरेट। क्या लिखेंगे? साइनोफेरेट। लास्ट में ब्रैकेट के अंदर रोमन संख्या के अंदर क्या लिखा जाता है? ऑक्सीकरण अवस्था केंद्रीय धातु की। और केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो पहले निकाली थी, अब निकाल लेते हैं वापस। K + 1 और संख्या कितनी है? 4 प्लस Fe को माना है X प्लस साइनाइड -1 आवेश है, कुल संख्या 6 है इक्वल टू 0। तो 4 प्लस X - 6 इक्वल टू 0, देन X इक्वल टू आएगा संख्या पॉजिटिव 2। और पॉजिटिव 2 जो है ऑक्सीकरण अवस्था ये है जिसे फेरेट जो है इसके बाद रोमन संख्या में लिखा जाएगा। ये रोमन संख्या के अंदर क्या लिख दिया आपने? ऑक्सीकरण अवस्था। ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब तक नियम के अंदर 3 पॉइंट बताए हैं। पहला कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर ऋणायन का। धनायन और ऋणायन का नाम होने के बाद दूसरा, यदि यौगिक है वो उदासीन है तो उदासीन यौगिक के अंदर नाम जो है पूरा एक साथ लिखा जाएगा, बीच में गैप नहीं दिया जाएगा जैसे यहाँ दिया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट था समन्वय मंडल का नामकरण। समन्वय मंडल के अंदर सबसे पहले नाम लिखते हैं किसका? लिगैंड का, संख्या के साथ। यदि लिगैंड एक से अधिक संख्या में है तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार लिखा जाएगा। फिर आएगा नाम किसका समन्वय मंडल में? धातु। 3 पॉइंट तो थे ये। इसके बाद चौथा पॉइंट है आपका कि लिगैंड का नामकरण। लिगैंड का नामकरण ये जो आपने बीच में यहां पर साइनो, ये साइनो लिगैंड का एक नाम है। तो लिगैंड का नाम कैसे लिखा? ये कैसे लिखा? तो लिगैंड जो है पहली बात तो 3 प्रकार के हो सकते हैं अपने पास। एक तो ऋणायन लिगैंड हो, दूसरा उदासीन लिगैंड हो, तीसरा धनायन लिगैंड हो। 3 प्रकार के लिगैंड हो सकते हैं। अब तीनों में सबसे पहले ऋणायन। ऋणायन का एग्जांपल ऊपर हमें बताया है Cn-, जो साइनो। तो ऋणायन यदि लिगैंड है तो उसके नाम के पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा? O, यानी इसके नाम का समापन जो है O से होता है। दूसरा उदासीन लिगैंड है तो उसका नाम जैसा भी है वैसा लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में है H2O। H2 का नाम है एक्वा, तो इसका नाम एक्वा है और एक्वा ही लिखा जाएगा, बदला नहीं है। ऋणायन है तो उसके नाम के पीछे साइनाइड था तो इसका नाम करते हैं साइनो, ओ लगा दिया पीछे। H2 का एक्वा है तो एक्वा ही रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं है। धनायन के नामकरण के अंदर जैसे धनायन का कोई एग्जांपल है NO+, ये एक लिगैंड है NO+। यदि लिगैंड जो है धनायन है तो उसके नाम का समापन जो है ईयम शब्द से करते हैं। किस शब्द से? ईयम। अब इसका नाम जो है ईयम जोड़ेंगे तो नाइट्रोसो इसका नाम होता है, नाइट्रोसो नाम है और ईयम जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम।
नियम। इस प्रकार कुछ इनके एग्जाम्पल है जो दे रखे हैं आपको बुक के अंदर। KNO पॉजिटिव है, नाइट्रोसो इसका नाम है, नियम जोड़ते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम, क्योंकि एक धनायनिक लिगैंड है और धनायनिक लिगैंड का नाम लिखते समय उसका समापन किससे होता है, EM से। H2O एक कैसा है, उदासीन, इसका समापन किससे होगा, जैसा नाम है वैसा लिखो। ऋणायनिक लिगैंड है तो उसके अंदर पीछे शब्द के क्या लगाना है, O। तीन तो ये इसकी ये प्रकार होगी। चौथा है लिगैंडों का जो नाम अपने लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। जैसे आपके पास एक ही एग्जांपल के अंदर NH3 भी आ गया, उसी एग्जांपल के अंदर H2O भी आ गया, उसी एग्जांपल के अंदर Cl भी आ गया। कोई एक उपसहसंयोजन यौगिक है जिसमें ये तीनों लिगैंड आ गए, तो इन तीनों में से लिगैंडों का नाम लिखते समय पहले किसका नाम लिखा जाएगा, पहले नाम लिखना है तो NH3 जो है इसका नाम क्या लिखेंगे, एमीन। नाम है इसका एमीन, लेकिन एमीन हिंदी में नहीं लिखना, इसको लिखना है इंग्लिश में एमीन, AMIN। H2O जो है इसको इंग्लिश में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा एक्वा। Cl जो है इसे इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्लोरो, CHLOR। तो इन तीनों में से सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, A और A। सबसे पहले A, इन तीनों में से ये दो A आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद इन दोनों नाम में A है लेकिन दूसरा इसमें M है और इसमें Q है, तो पहले एमीन आएगा, M पहले आता है Q बाद में। तो सबसे पहले इसका नाम, फिर एक्वा का, और लास्ट में किसका नाम लिखा जाएगा, क्लोरो। चौथा नियम ये है। पांचवा नियम जो है वो है यदि लिगैंड जो है, पांचवा है कि लिगैंड जो है उसके नाम के अंदर ही डाई ट्राई ऐसे कोई नाम आता है, जैसे EN है आपके पास, EN कोई लिगैंड, एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे CO EN का होल ट्वाइस प्लस, इस एग्जांपल के अंदर EN नाम है इसका एथिलीन डाई एमीन, नाम के अंदर आ गया डाई, और इसकी संख्या भी कितनी है, नीचे दे रखी 2, तो हमने 2 नहीं लिखेंगे इसका। अब इस 2 के लिए आपने क्या लगाएंगे, 20, इसकी संख्या दर्शाने के लिए, क्योंकि इस लिगैंड के नाम के अंदर पहले क्या आ गया है, डाई, इसलिए इसकी संख्या दर्शाने के लिए या तो लिखेंगे 20, 2 है संख्या तो 20 लिखेंगे, 3 है तो ट्रिस, और 4 है तो टेट्राकिस, और 5 है तो पेंटाकिस, ऐसे नाम लिखेंगे। और लास्ट है छठा इसका नियम लिगैंडों के नामकरण का, कि लिगैंड जो है दो धातु परमाणु के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है। जैसे एग्जांपल उपसहसंयोजन संख्या में किया था, H2O का होल 4 CO NH2 NO2 CO NH3 का होल 4 Cl4, ये एग्जांपल किया था। अब इसके अंदर ये भी एक केंद्रीय धातु है, ये भी धातु है, दोनों के मध्य ये और ये दोनों लिगैंड सेतु का कार्य कर रहे हैं। तो सेतु का जो कार्य करते हैं उन लिगैंडों के नाम से पहले एक ग्रीक शब्द म्यू का प्रयोग किया जाता है। ये है इनके नामकरण के नियम। इसके बाद लास्ट में एक नियम बचा है, ये थे लिगैंड के 6 नियम कि लिगैंड का नाम कैसे लिखते हैं। इसके बाद आता है केंद्रीय धातु जो है उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो केंद्रीय धातु का नाम लिखने के लिए यदि केंद्रीय धातु ऋणायन है तो ऋणायनिक भाग में केंद्रीय धातु है तो उसे लास्ट के अंदर उस केंद्रीय धातु के नाम में एक लगाकर समाप्त किया जाता है। और यदि केंद्रीय धातु उदासीन भाग में या धनायनिक भाग में है तो जैसा उसका नाम है वैसा ही लिखा जाता है। यानी केंद्रीय धातु 2 भाग बताए थे, एक उपसहसंयोजक यौगिक के, एक धनायनिक भाग पहला, दूसरा ऋणायनिक भाग। धनायनिक भाग में है तो जैसा उस केंद्रीय धातु का नाम है सेम लिखना है। यदि ऋणायनिक भाग में है तो उस धातु के नाम के पीछे एक लगाना है, और यदि पूरा भाग उदासीन है तो उसे जैसा उसका नाम है वैसा ही लिखना है।
और लास्ट में नामकरण के अंत में रोमन संख्या के अंदर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है। और नामकरण का लास्ट नियम है, यदि किसी एग्जाम्पल के अंदर आवेश आता है, जैसे ये एग्जाम्पल है CON का होल ट्वाइस ऊपर दे रखा है +2, अब +2 है तो पूरा नाम लिखने के बाद लास्ट में यदि आवेश है चाहे प्लस में हो माइनस में कितना भी हो जाए तो लास्ट में आयन शब्द लिख दिया जाता है, लास्ट में आयन शब्द लिखा जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट एग्जांपल है IUPAC नाम का एग्जांपल देख रहे हैं कि Cl3 NH3 अब इसका नामकरण करना है IUPAC नाम, तो कैसे लिखेंगे IUPAC नाम इसका? सबसे पहले इसके दो भाग हैं, तो बाहर वाला जो भाग है वो कौन सा है? ऋणायन। पहला भाग जो है कौन सा होगा? धनायनिक भाग, और दूसरा भाग कौन सा होगा? ऋणायनिक। तो धातु जो है वो तो कौन से भाग के अंदर आ गई? ऋणायनिक भाग के अंदर। तो पहले धनायनिक का करना है, धनायन है पोटेशियम, तो नाम इसका हो गया पोटेशियम। संख्या है नहीं, एक ही है तो बतानी वैसे भी नहीं है। इसके बाद है समन्वय मंडल, और समन्वय मंडल में लिगैंड दे रखे हैं दो, एक तो क्लोरो है और एक क्या है? NH3 एमीन जो है, एक का नाम तो है एमीन A से स्टार्ट हो रहा है और एक का नाम है क्लोरो C से, तो इन दोनों में लिगैंड में पहले नाम किसका लिखा जाएगा? एमीन का। और एमीन की संख्या कितनी है? एक, तो सीधा ही लिखेंगे पोटेशियम एमीन। आगे क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो कितना है? ट्राई क्लोरो। अब लिगैंड का नाम भी हो गया, लिगैंड के नाम के बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, और केंद्रीय धातु जो है क्या है? प्लेटिनम। लेकिन केंद्रीय धातु जो है ऋणायनिक भाग में है, और ऋणायनिक भाग में यदि केंद्रीय धातु है तो उसका नाम लास्ट में क्या लगाएंगे? 8। नाम है प्लेटिनम और 8 लगाएंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा? प्लेटिनेट। तो क्लोरो प्लेटिनेट। लास्ट में ऑक्सीकरण अवस्था लगा ली है। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी है? पोटेशियम के जो है इसको +1 वापस प्लस, प्लेटिनम की निकालनी है तो x, Cl पर -1 × 3 -1 × 3 प्लस NH3 पर आवेश कितना होता है? 0 × 1 = लास्ट में क्या करना है? 0, ऊपर कोई आवेश नहीं है इसलिए 0। तो 1 + x - 3 = 0, x = संख्या कितनी आ जाएगी? +2। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था जो है 2, तो इसकी रोमन संख्या में लिखा जाता 2। ये हो गया एक एग्जांपल करवा दिया IUPAC नाम का। इसके बाद आगे वाले एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल इसके IUPAC नाम के एग्जांपल ही किए जाएंगे पहले।